15 दिन, एक वीडियो कॉल और 2,50,00,000 रुपए। न पुलिस स्टेशन, न हथकड़ी और न जेल। फिर भी 90 साल का एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज अपने ही घर में गिरफ्तार था। सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी था, उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा मुंबई में 50 करोड़ रुपए का हवाला पकड़ा गया है और उनमें से 40 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए। फिर आरबीआई अधिकारी आया, फिर हवाला, फिर बैंक अकाउंट, फिर म्यूचुअल फंड्स और आखिर में शुरू हुआ पैसे ट्रांसफर करने का सिलसिला। नतीजा 2,50,51,000 रुपए अकाउंट से गायब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठग अब उनकी करीब 1.5 करोड़ रुपए की पीपीएफ रकम पर भी नजर लगाए बैठे थे और वो पैसा जाने ही वाला था कि एक बैंक मैनेजर को शक हो गया। करीब 1.5 करोड़ रुपए और जाने से बच गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक 90 साल का रिटायर्ड जज ठगी का शिकार कैसे हुआ। असली सवाल है, क्या डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक स्कैम है या इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हजारों बैंक अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स और अलग अलग शहरों में बैठे लोग जुड़े हैं। और अगर ऐसा है तो इस नेटवर्क तक पुलिस पहुंचती कैसे है? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र पांडे और आज हम खोलेंगे डिजिटल अरेस्ट के उस जाल की पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। 28 जुलाई 2026, 90 साल के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गणपत सिंह भंडारी के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी पहना एक आदमी है। वह खुद को मुंबई सीबीआई का अधिकारी बताता है। कहता है कि मुंबई में 50 करोड़ रुपए का हवाला लेन देन पकड़ा गया है और इस मामले में 40 लाख रुपए उनके एसबीआई अकाउंट में आए हैं। अब जरा खुद को उनकी जगह पर रख कर देखिए। उम्र 90 साल, सामने पुलिस की वर्दी, आरोप बेहद गंभीर और ऊपर से गिरफ्तारी की धमकी। डरना स्वाभाविक है और ठगों को यही तो चाहिए। उन्हें डराना था, उन्हें अकेला करना था और फिर उनके पैसे तक पहुंचना था। उन्हें कहा गया कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार करके मुंबई ले जाया जाएगा। फिर कहा गया, परिवार को मत बताना, किसी रिश्तेदार से बात भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो मामला और गंभीर हो जाएगा। यानी जिस समय इस बुजुर्ग को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उन्हें परिवार से काट दिया गया। यहीं से शुरू हुआ असली डिजिटल अरेस्ट। कुछ ही देर बाद दूसरा आदमी व्हाट्सएप पर आता है। अब पुलिस नहीं, आरबीआई। वह खुद को आरबीआई मैनेजर बताता है। कहा जाता है कि हवाला से जुड़ी रकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की गई है और अब उसकी जांच हो रही है। पहले सीबीआई, फिर आरबीआई, फिर हवाला, फिर बैंक, फिर म्यूचुअल फंड्स। यानी ठगों ने सरकारी संस्थाओं और फाइनेंशियल सिस्टम के नाम का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें विक्टिम को शक करने की जगह भरोसा होने लगा। फिर उनसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली गई और कहा गया कि वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसा जमा करना होगा। 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच अलग अलग ट्रांजैक्शंस में 2,50,51,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। उन्हें लग रहा था कि वह जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं। असल में वह खुद अपना पैसा ठगों तक पहुंचा रहे थे। और ठगों ने एक और चाल चली। व्हाट्सएप चैट डिलीट करो, कॉल हिस्ट्री डिलीट करो, मैसेज डिलीट करो। यानी पैसा लेने के साथ साथ विक्टिम को यह भी सिखाया जा रहा था कि इस पूरी कहानी को परिवार से कैसे छिपाना है। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। ठगों की नजर अब बची हुई बड़ी रकम पर थी, करीब 1.5 करोड़ रुपए का पीपीएफ। रिटायर्ड जज को पीपीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए एसबीआई की जौहरी बाजार ब्रांच जाना पड़ा और यहीं बैंक मैनेजर को शक हुआ। सवाल पूछे गए, पूरी प्रक्रिया समझी गई और करीब 1.5 करोड़ रुपए और जाने से बच गए। सोचिए, अगर उस दिन बैंक मैनेजर को शक नहीं होता तो नुकसान कितना बड़ा होता। शायद 2,50,00,000 रुपए पर कहानी खत्म नहीं होती। लेकिन जयपुर की कहानी अकेली नहीं है। 18 अगस्त 2026 को लखनऊ से आई एक नई खबर ने इस पूरे स्कैम की एक और खतरनाक तस्वीर सामने रख दी। लखनऊ में 70 साल के रिटायर्ड एफसीआई कर्मचारी और उनकी पत्नी को करीब 18 दिनों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के जरिए डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। इस बार ठगों ने सीबीआई और आरबीआई के साथ एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसीज का भी नाम लिया और डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया पुलवामा आतंकी हमला। उन्हें बताया गया कि पुलवामा मामले से जुड़े आतंकियों की जांच में उनके नाम से जारी सेम बैंक डॉक्यूमेंट्स और दूसरी जानकारी सामने आई है। फिर कहा गया कि उनकी उम्र और पत्नी की डिसेबिलिटी को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय घर में ही हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रहने को कहा गया और धमकी दी गई कि अगर किसी रिश्तेदार को बताया तो मामला और अधिक गंभीर हो जाएगा। जरा सोचिए,
एक तरफ पुलवामा जैसा गंभीर नाम, दूसरी तरफ एटीएस, एनआईए और सीबीआई, और सामने दो बुजुर्ग, वो भी मुस्लिम। ठगों ने उनके बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी भी हासिल की। फिर वीडियो कॉल पर किसी और अधिकारी और जज से बात करने का नाटक किया गया। कहा गया कि लीगल प्रोसेस के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बदले पैसे ट्रांसफर करवाए जाते रहे। करीब 18 दिनों में 6 आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के जरिए 42 लाख रुपए से ज्यादा अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा दिए गए। जयपुर में 90 साल का एक बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग दंपति, शहर अलग, कहानी अलग, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा। पहले डर, फिर सरकारी पहचान, फिर वीडियो कॉल, फिर आइसोलेशन और आखिर में पैसा। तो सवाल फिर वही है, क्या ये अलग अलग ठगों की अलग अलग कहानियां हैं या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? और इसका जवाब हमें मिलता है गुजरात से, क्योंकि गुजरात में पुलिस ने इस बार सिर्फ विक्टिम को ही नहीं बचाया, डिजिटल अरेस्ट का खेल उल्टा कर दिया। अहमदाबाद में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा हुआ था। ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया और उन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्हें रोज 3-4 घंटे तक फोन पर रखा जाता था। ठग करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने वाले थे, लेकिन 9 अगस्त को एक आईएएस अधिकारी की सलाह पर उन्होंने गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीसीओई से संपर्क किया और यहीं से कहानी पलट गई। पुलिस ने विक्टिम से कहा, ठगों को अभी मत बताइए कि पुलिस को सब पता चल गया है, आप ऐसे ही दिखाइए कि आप भी अभी तक उनके डिजिटल अरेस्ट में हैं। यानी इस बार विक्टिम अकेला नहीं था, पुलिस उसके साथ थी। ठगों से बातचीत जारी रखी गई। वेरिफिकेशन के नाम पर सिर्फ 200 रुपए ट्रांसफर करवाए गए। ठगों ने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया और वही अकाउंट पुलिस के लिए पहली बड़ी कड़ी बन गया। तकनीकी जांच में पता चला कि अकाउंट आसाम के बरपेटा का है और उसे 25 साल का रफीकुल आलम ऑपरेट कर रहा है। अब गुजरात पुलिस की टीम आसाम पहुंच गई। 3 दिन तक आरोपी की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और 16 अगस्त को रफीकुल आलम को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन असली कहानी गिरफ्तारी के बाद सामने आई। उस बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाली गई और पुलिस के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस का ट्रेल सामने आया। पुलिस के मुताबिक इन अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉड से जुड़े पैसों को छिपाने और आगे ट्रांसफर करने में किया जा रहा था। 23 क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स भी मिले, जिनमें करीब 16 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए गए। और फिर सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन का शक। आरोपी के फोन में चाइना मैम 4 के नाम से कॉन्टैक्ट के साथ में मैसेज मिले। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के तार चाइना लिंक्ड ऑपरेटर्स तक हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, यह अभी पुलिस की जांच का हिस्सा है। इसे साबित हो चुका चाइना कनेक्शन नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जिस बैंक अकाउंट को पुलिस ने ट्रेस किया था, उसमें दूसरे लोगों से करीब 50 लाख रुपए जमा हुए थे। पुलिस ने इन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया और पता चला कि 4 राज्यों में करीब 10 लोग उसी तरीके के डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के जाल में फंसे हुए थे। 3 जामनगर से, 1 सूरत से, 1 अहमदाबाद से, 1 मुंबई से, 1 रायपुर से और 3 ओडिशा के सुंदरगढ़ और भुवनेश्वर से थे। इन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन 2 मामले खासतौर पर चौंकाने वाले हैं। सूरत का एक व्यक्ति पहले ही 10 लाख रुपए भेज चुका था। ठगों ने उसे ईडी और टेरर फंडिंग के नाम पर डराया हुआ था। वह 20 लाख रुपए और जुटाने के लिए अपनी दुकान तक बेच चुका था, लेकिन अगला पेमेंट करने से ठीक पहले पुलिस उसके घर पहुंच गई। जामनगर का एक दूसरा व्यक्ति 9.5 लाख रुपए पहले ही भेज चुका था, 10 लाख रुपए और भेजने वाला था। पुलिस ने समय रहते उसे भी रोक लिया। यानी एक तरफ लोग ठगे जा रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग ठगे जाने से कुछ ही घंटे दूर थे। पुलिस ने उन्हें बचा लिया। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आंकड़ा सुनिए। गुजरात पुलिस की जांच में ऐसे ट्रांजैक्शन सामने आए जो 1090 क्राइम केसेस से लिंक्ड बताए गए हैं। इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू है 1071 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन ध्यान रखिए, ये 1071 करोड़ रुपए किसी एक डिजिटल अरेस्ट विक्टिम से ठगे नहीं गए। ये अलग अलग साइबर क्राइम केसेस से जुड़े ट्रांजैक्शन ट्रेल की वैल्यू है। और यही बात इस कहानी को बड़ा बनाती है, क्योंकि अब डिजिटल अरेस्ट को सिर्फ एक फोन स्कैम की तरह देखना मुश्किल है। यह एक फाइनेंशियल चेन है, एक अकाउंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पैसा लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसी चेन में आता है म्यूल अकाउंट।
यानी ऐसा बैंक अकाउंट जिसका इस्तेमाल फ्रॉड से हासिल रकम को रिसीव करने और फिर आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हर अकाउंट होल्डर मास्टरमाइंड हो जरूरी नहीं। किसी अकाउंट को कमीशन के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को किराए पर लिया जा सकता है, और कभी एक फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ अकाउंट दूसरे फ्रॉड की रकम घुमाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर पैसा आगे जाता है, कभी कई बैंक अकाउंट्स में, कभी छोटी छोटी रकम में, और कुछ नेटवर्क्स में क्रिप्टो करेंसी तक। यानी पुलिस के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि फोन किसने किया, असली सवाल होता है पैसा कहां गया। और यही साइबर इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फोन, सिम, डिवाइस, बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन, म्यूल अकाउंट्स, क्रिप्टो वॉलेट और पूरा मनी ट्रेल। गुजरात में इसी तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी CCOE को स्टेट लेवल साइबर पुलिसिंग के एपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में बनाया गया है। इसी के तहत CY फोर्स जैसी स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, डिजिटल फॉरेंसिक्स और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन पर काम करती है। ऑफिशियल स्ट्रक्चर में AI ड्रिवन साइबर इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जैसी कैपेबिलिटीज का भी प्राविधान है। यानी साइबर क्राइम की लड़ाई अब सिर्फ थाने में बैठकर फोन नंबर ट्रेस करने तक सीमित नहीं है। अब डेटा देखा जा रहा है, फाइनेंशियल ट्रेल देखा जा रहा है, डिजिटल एविडेंस देखा जा रहा है, और जरूरत पड़े तो क्रिप्टो करेंसी तक ट्रैक की जा रही है। और शायद इसी वजह से 200 रुपए का एक छोटा सा वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन, एक बैंक अकाउंट और एक विक्टिम पुलिस को हजारों अकाउंट्स और हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन ट्रेल तक ले गया। अब समझिए डिजिटल अरेस्ट का पूरा मॉडल आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले टारगेट, ठगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास पैसा हो सकता है। अक्सर बुजुर्ग और फाइनेंशियली स्टेबल लोग निशाने पर होते हैं। फिर जुटाई जाती है जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, बैंकिंग डिटेल्स, परिवार की बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्कैमर को आपके बारे में जितना ज्यादा पता होगा उसका झूठ उतना ही असली लगेगा। फिर आती है आइडेंटिटी, कभी कभी पुलिस, कभी CBI, कभी RBI, कभी ED, कभी NIA, कभी कस्टम, और आरोप आपका आधार क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, आपका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, आपका मोबाइल नंबर क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है, या आपके नाम से इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। और फिर वीडियो कॉल, यूनिफॉर्म, पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड, बिल्कुल फिल्मों की तरह, फाइल्स, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी दिमाग को यह यकीन दिलाया जाता है कि सामने असली अधिकारी बैठा है। फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, आइसोलेशन, किसी को मत बताना, फोन मत काटना, परिवार से बात मत करना, बैंक मैनेजर से बात मत करना। क्यों? क्योंकि स्कैमर जानता है अगर विक्टिम ने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर ली तो उसका पूरा कंट्रोल टूट सकता है और खेल यही खत्म हो जाएगा। और फिर आता है मनी वेरिफिकेशन के नाम पर, सेफ अकाउंट के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, RBI वेरिफिकेशन के नाम पर। नाम कुछ भी हो, मकसद सिर्फ एक है, आपका पैसा उनके अकाउंट में पहुंचना। और यही डिजिटल रेस का सबसे खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि विक्टिम को लगता है कि वह कानून की मदद कर रहा है, असल में वह खुद अपना पैसा स्कैम नेटवर्क तक पहुंचा रहा होता है। अब सवाल है, अगर ऐसा फोन आपके पास आए तो क्या करें? सबसे पहले, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई लीगल प्रोसेस फोन या वीडियो कॉल पर नहीं होती, इसलिए फोन पर गिरफ्तारी के बाद सुनते ही घबराएं मत। फोन काटिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए और ऑफिशियल नंबर से संबंधित एजेंसी या पुलिस से खुद वेरीफाई कीजिए। दूसरा, किसी भी सेफ अकाउंट या वेरिफिकेशन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। तीसरा, OTP, पिन, CVV, UPI पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड या स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस किसी को मत दीजिए। चौथा, अगर पैसा ट्रांसफर हो चुका है तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत 1930 पर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट कीजिए और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड में टाइम ही मनी है। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतनी जल्दी ट्रांजैक्शन ट्रेल पर एक्शन लेने की कोशिश की जा सकती है। और पांचवा, डरिए मत, क्योंकि स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आपका डर है, भय। वह आपको सोचने का समय ही नहीं देगा। वह कहेगा आप गिरफ्तार होने वाले हैं, आपके नाम पर वारंट है, आपका आधार क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, आप टेरर फंडिंग में फंस गए हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं। लेकिन याद रखिए, डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत फैसला होता है। और एक आखिरी सवाल, इन स्कैमर्स के पास हमारे बारे में इतनी जानकारी कहां से आती है? नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, बैंकिंग डिटेल्स, परिवार की जानकारी, फाइनेंशियल कैपेसिटी। क्या हम सोशल मीडिया पर खुद अपनी जरूरत से ज्यादा जानकारी छोड़ रहे हैं?
क्या लीक डेटाबेस इस क्राइम को आसान बना रहे हैं? क्या केवाईसी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है? इन सवालों का जवाब हर केसेस में एक जैसा नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जिस स्कैमर को आपके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी वह उतना ही कन्विंसिंग झूठ बोल पाएगा। इसलिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी पैसा समझकर संभालिए, क्योंकि कभी कभी आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने से पहले स्कैमर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। जयपुर में एक मैनेजर ने समय रहते शक किया तो करीब 1.5 करोड़ रुपए और जाने से बच गए। लखनऊ में एक बुजुर्ग दंपति ने सरकारी एजेंसीज के नाम पर भरोसा किया और लाखों रुपए गंवा दिए। और गुजरात में एक विक्टिम ने समय रहते पुलिस को बताया तो पुलिस ने सिर्फ उसे ही नहीं बचाया, बल्कि उसी डिजिटल अरेस्ट का नाटक करके एलीड अपराधियों तक पहुंच गई और उसी इन्वेस्टिगेशन से दूसरे संभावित विक्टिम्स तक भी पहुंच गई। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। डिजिटल अरेस्ट में विक्टिम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है और उससे बचने की सबसे पहली ताकत है सवाल पूछना। अगर अगली बार कोई वीडियो कॉल करके आपसे कहे कि आप गिरफ्तार हैं तो घबराइए मत, बस एक सवाल पूछिए, किस थाने में आना है, फोन काटिए, क्योंकि असली कानून आपको वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करता, लेकिन एक फेक ऑफिसर आपके डर को कैद करके आपका बैंक अकाउंट जरूर खाली कर सकता है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी एक व्यक्ति को भी 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए गंवाने से बचा सकती है तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे अपने परिवार के उस सदस्य तक जरूर पहुंचाइए जो शायद अगला टारगेट हो सकता है, क्योंकि साइबर फ्रॉड में एक सही जानकारी कभी कभी लाखों रुपए बचा सकती है। हर हर महादेव।